कठोर दिल वाले अरबपति को अपनी ही बावर्ची पर शक हुआ। लेकिन जब उसने उस गरीब महिला का पीछा किया तो उसकी आंखों के सामने एक ऐसा सच आया जिसने उसके पैरों तले जमीन खिसका दी। आखिर उस पुराने टीन के डिब्बे में ऐसा क्या था जिसने एक पत्थर दिल इंसान को पिघला दिया? दोस्तों, इंसानियत और ममता की इस अनोखी कहानी को पूरा जानने के लिए हमारे साथ अंत तक बने रहें। दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है दिल्ली शहर के सबसे पॉश इलाके वसंत कुंज के एक बेहद शानदार बंगले से। इस बंगले का नाम था स्वर्ण विला। यह घर इतना बड़ा और सुंदर था कि देखने वाला देखता ही रह जाए। घर के बाहर विदेशी गाड़ियां खड़ी रहती थीं और घर के अंदर की सजावट ऐसी थी जैसे किसी राजा का महल हो। इस आलीशान महल का राजा था आर्यन खन्ना। आर्यन शहर का सबसे बड़ा होटल बिजनेसमैन था। वह बहुत अमीर था, बहुत कामयाब था, लेकिन उतना ही सख्त और गुस्से वाला भी था। आर्यन के लिए दुनिया में सबसे जरूरी चीज थी पैसा। उसके चेहरे पर हमेशा एक गंभीरता रहती थी। उसके नौकर उससे नजर मिलाने से भी डरते थे। इसी स्वर्ण विला के एक कोने में रसोई घर की जिम्मेदारी संभालती थी एक साधारण सी महिला जिसका नाम था सुधा। सुधा सुबह 6 बजे घर में आती और पूरा दिन सिर्फ खाना पकाने और रसोई संभालने में लगा देती। आर्यन को क्या खाना है, कब खाना है, उसे सब मुंह जुबानी याद था। शुरुआत में सब ठीक चल रहा था, लेकिन पिछले कुछ दिनों से आर्यन ने एक अजीब सी बात नोटिस की। उसने देखा कि सुधा पिछले 1 हफ्ते से बहुत ज्यादा खाना बना रही है। आर्यन तो डाइट पर रहता था, वह बहुत कम खाता था, फिर भी घर में रोटियां और सब्जी इतनी बन रही थीं जैसे किसी दावत की तैयारी हो। और सबसे अजीब बात यह थी कि शाम को ठीक 6 बजे जब सुधा घर जाने लगती तो उसके हाथ में एक बड़ा सा स्टील का टिफिन बॉक्स होता था। आर्यन की पैनी नजरों से यह छिप नहीं सका। वह बिजनेसमैन था, उसे हर चीज का हिसाब रखना आता था। उसके मन में शक का कीड़ा रेंगने लगा। उसने सोचा, मैं घर पर रहता नहीं हूं तो यह औरत जरूर मेरे राशन और खाने की चोरी कर रही है। यह महंगा सामान, घी, सूखे मेवे और खाना चुराकर अपने घर ले जाती होगी या बाहर बेच देती होगी। एक शाम आर्यन जल्दी घर आ गया। उसने जानबूझकर अपनी गाड़ी को गेट के बाहर ही छोड़ दिया और दबे पांव घर के अंदर आया। उसने देखा कि सुधा रसोई में जल्दी जल्दी रोटियां कपड़े में लपेट रही है और एक बड़े से थैले में भर रही है। उसके चेहरे पर घबराहट थी, जैसे उसे डर हो कि कहीं कोई उसे देख न ले। वह बार बार घड़ी देख रही थी। जैसे ही सुधा ने अपना भारी थैला उठाया और पिछले दरवाजे की तरफ बढ़ी, आर्यन ने अपनी कड़क और भारी आवाज में पुकारा, रुको सुधा। सुधा के कदम वहीं जम गए। उसने धीरे से पीछे मुड़कर देखा। सामने आर्यन खन्ना खड़ा था, जिसकी आंखों में अंगारे दहक रहे थे। सुधा कांपते हुए बोली, साहब, आप आज इतनी जल्दी? आर्यन धीरे धीरे भारी कदमों से उसकी तरफ बढ़ा और सुधा के चेहरे को घूरते हुए पूछा, कहां भागने की जल्दी है और इस थैले में क्या है? सुधा का चेहरा पीला पड़ गया। उसने थैले को अपने पल्लू के पीछे छिपाने की कोशिश की। कुछ नहीं साहब, बस बचा हुआ कूड़ा और मेरा कुछ पुराना सामान है। आर्यन का शक अब यकीन में बदल गया। कूड़ा कोई इतने प्यार से और छिपाकर क्यों ले जाएगा? आर्यन ने एक व्यंग्य भरी मुस्कान के साथ कहा, कूड़ा? मेरे घर का कूड़ा भी मेरी इजाजत के बिना बाहर नहीं जा सकता। थैला नीचे रखो और खोलो इसे। मुझे अभी देखना है कि तुम मेरे घर से रोज क्या चुरा कर ले जाती हो। सुधा की आंखों में आंसू आ गए। उसने हाथ जोड़ लिए। नहीं साहब, प्लीज, इसमें आपके काम की कोई चीज नहीं है। मुझे जाने दीजिए, मुझे देर हो रही है। अगर मैं लेट हो गई तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। सुधा की इस बात ने आर्यन का गुस्सा और बढ़ा दिया। उसे लगा कि यह कोई बहाना बना रही है। आर्यन ने आगे बढ़कर खुद ही उसके हाथ से थैला छीनने की कोशिश की। तुम दिखाती हो या मैं पुलिस को बुलाऊं? मुझे धोखेबाज लोग बिल्कुल पसंद नहीं है, आर्यन ने चिल्लाकर कहा। उस पल उस आलीशान रसोई में एक अजीब सा तनाव था। आर्यन को लग रहा था कि उसने एक चोर को पकड़ लिया है, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि वह जिस थैले को चोरी का माल समझ रहा है उसमें कुछ और ही राज छिपा है। आर्यन ने गुस्से में कहा, आज तुम जाओ, लेकिन कल मैं खुद देखूंगा कि तुम कहां जाती हो और मेरे घर का सामान किसे बेचती हो। अगर चोरी साबित हुई तो याद रखना सुधा, तुम्हें जेल की हवा खानी पड़ेगी। सुधा ने बिना कुछ बोले अपना थैला उठाया और रोते हुए वहां से भाग गई। आर्यन उसे जाते हुए देखता रहा। उसने अब ठान लिया था कि कल वह इस राज का पर्दाफाश करके ही रहेगा। उसे क्या पता था कि कल की शाम उसकी पूरी जिंदगी बदलने वाली है। अगली सुबह आर्यन का मन काम में बिल्कुल नहीं लगा। उसके दिमाग में बस वही एक सवाल घूम रहा था, आखिर वह भारी थैला जाता कहां है? आर्यन, जिसका 1 मिनट लाखों का होता था, उसने आज अपनी सारी जरूरी मीटिंग्स कैंसिल कर दी। उसे बस उस चोर को पकड़ना था। शाम के 5:30 हो चुके थे। आर्यन ने आज अपनी करोड़ों की मर्सिडीज कार को गैराज में ही रहने दिया।
उसने गैराज के कोने में खड़ी एक पुरानी साधारण सी कार निकाली जिसे वह सालों से इस्तेमाल नहीं करता था। उसने अपनी पहचान छिपाने के लिए एक काली टोपी पहनी और आंखों पर काला चश्मा चढ़ा लिया। वह स्वर्ण विला के गेट से थोड़ी दूर एक पेड़ की छांव में अपनी कार खड़ी करके शिकारी की तरह शिकार का इंतजार करने लगा। समय बीतता जा रहा था। ठीक 6 बजे बंगले का छोटा गेट खुला। वहां से सुधा बाहर निकली। आज भी उसके हाथ में वही बड़ा सा भारी थैला था और आज तो उसके कंधे पर एक और कपड़े की पोटली लटकी हुई थी। वह झुककर चल रही थी, जिससे पता चल रहा था कि सामान कितना भारी है। आर्यन ने अपनी गाड़ी स्टार्ट की और बहुत धीमी रफ्तार में बिना शोर किए उसका पीछा करने लगा। सुधा ने कोई ऑटो या रिक्शा नहीं लिया। वह पैदल ही चलती जा रही थी। धूप अब भी पूरी तरह ढली नहीं थी और पसीने से सुधा का पूरा चेहरा भीग चुका था। आर्यन अपनी ऐसी कार में बैठा बैठा सोच रहा था, जरूर यह पास की किसी दुकान पर या किसी ढाबे वाले को मेरा महंगा राशन बेचने जा रही है। आज मैं इसे पुलिस के हवाले करके ही दम लूंगा। चलते चलते सुधा शहर के उस इलाके में पहुंच गई जहां आर्यन जैसे लोग कभी गलती से भी नहीं जाते थे। बड़ी बड़ी इमारतों और साफ सड़कों का नजारा पीछे छूट गया था। अब चारों तरफ गंदगी थी, तंग गलियां थीं और शोर शराबा था। यह दिल्ली का एक झुग्गी झोपड़ी वाला इलाका था। आर्यन की नाक सिकुड़ उठी। उसने सोचा, यह औरत यहां रहती है इतने गंदे इलाके में? तभी सुधा एक बड़े से नाले के ऊपर बने पुराने पुल के नीचे की ओर मुड़ गई। वह जगह बहुत सुनसान लग रही थी। आर्यन ने अपनी गाड़ी थोड़ी दूर रोकी और दबे पांव छिपते छिपाते सुधा के पीछे गया। आर्यन एक खंभे के पीछे छिप गया जहां से उसे सब कुछ साफ दिखाई दे रहा था। उसने जो सोचा था वह नजारा बिल्कुल अलग था। उसे लगा था कि वहां कोई खरीदार खड़ा होगा जो सुधा से सामान लेगा और पैसे देगा, लेकिन वहां का नजारा देखकर आर्यन के पैरों तले जमीन खिसक गई। पुल के नीचे टूटी फूटी टाट पट्टियों पर 10-12 छोटे छोटे बच्चे बैठे थे और वे बेहद कमजोर लग रहे थे। उनके साथ कुछ बहुत ही बूढ़े और बीमार बुजुर्ग भी लेटे हुए थे। जैसे ही उन बच्चों ने सुधा को आते देखा, उनकी बेजान आंखों में जैसे जान आ गई। वे बच्चे मां मां चिल्लाते हुए सुधा की तरफ दौड़े। सुधा, जो अब तक थक कर चूर लग रही थी, उन बच्चों को देखते ही खिल उठी। उसने अपना भारी थैला जमीन पर रखा। आर्यन देख रहा था कि सुधा के चेहरे की थकान एक पल में गायब हो गई। उसने थैले से वही टिफिन बॉक्स निकाले जो वह आर्यन के घर से लाई थी। चलो सब लाइन में बैठ जाओ, सुधा ने प्यार से डांटते हुए कहा। उसने टिफिन खोला। उसमें आर्यन के घर की बची हुई रोटियां, थोड़ी सी दाल और कुछ फल थे। यह वही खाना था जो अक्सर अमीर घरों में डस्टबिन में फेंक दिया जाता है या बासी समझकर छोड़ दिया जाता है, लेकिन उन भूखे बच्चों के लिए वह किसी शाही दावत से कम नहीं था। आर्यन खंभे के पीछे खड़ा सन्न रह गया। वह देख रहा था कि सुधा अपने हाथों से उन बूढ़े लोगों को खाना खिला रही थी जिनके हाथ कांप रहे थे। वह बच्चों को हंसा रही थी, उनके गंदे चेहरों को अपने पल्लू से पोंछ रही थी। आर्यन ने देखा कि सुधा खुद एक निवाला भी नहीं खा रही थी। वह बस उन बच्चों को खाते हुए देख रही थी और उसकी आंखों में एक अजीब सा सुकून था। आर्यन के दिमाग में कल की अपनी ही आवाज गूंजने लगी, तुम चोर हो, तुम मेरा सामान चुरा रही हो। जिसे वह चोरी का माल समझ रहा था, वह दरअसल इन अनाथ और बेसहारा लोगों की जिंदगी थी। आर्यन का अरबपति वाला अहंकार डगमगाने लगा। उसे पहली बार महसूस हुआ कि उसकी आलीशान दुनिया और इस पुल के नीचे की दुनिया में कितना फर्क है। वह सुधा को नौकरानी और चोर समझता था, लेकिन वहां बैठे उन लोगों के लिए वह किसी फरिश्ते से कम नहीं थी। तभी आर्यन ने देखा कि वहां कुछ बदमाश आ धमके थे। उनके हाथों में डंडे थे। वे 3 बदमाश थे। आते ही उनमें से एक ने उस टिफिन बॉक्स को लात मारी जिसमें बच्चों के लिए दाल रखी थी। दाल जमीन पर बिखर गई। बच्चे डर के मारे एक दूसरे से चिपक गए और रोने लगे। बदमाशों का सरदार हंसते हुए बोला, क्यों रे, आज का हफ्ता कहां है? फरी में यहां दुकान नहीं चलेगी। अगर बच्चों को यहां रखना है तो पैसे देने पड़ेंगे। सुधा, जो अब तक बच्चों को हंसा रही थी, उसने हाथ जोड़ते हुए नहीं बल्कि हिम्मत से कहा, भैया, ये अनाथ बच्चे हैं, इनका कोई नहीं है। मैं जो भी कमाती हूं इनका पेट भरने में लगा देती हूं। मेरे पास तुम्हें देने के लिए पैसे नहीं हैं। भगवान के लिए इन मासूमों को तंग मत करो। बदमाश ने गुस्से में सुधा को धक्का दिया। पैसे नहीं हैं तो यहां से निकलो। सुधा गिरते गिरते बची। आर्यन से अब और नहीं रहा गया। उसका खून खौल उठा। वह अपनी आलीशान दुनिया में सख्त जरूर था, लेकिन अन्याय उसे भी बर्दाश्त नहीं था। वह खंभे के पीछे से निकलकर पूरी ताकत और गुस्से के साथ बाहर आया। खबरदार जो उसे हाथ भी लगाया। आर्यन की आवाज किसी बादलों की गर्जना जैसी थी। सन्नाटा छा गया। उन बदमाशों ने जब आर्यन को देखा, उसका महंगा काला चश्मा, उसके रौबदार कपड़े और उसके चेहरे का गुस्सा, तो उनकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। वे समझ गए कि यह कोई साधारण आदमी नहीं है, यह कोई बड़ा साहब है।
आर्यन ने अपनी जेब से फोन निकाला और कड़क आवाज में कहा, मैं अभी कमिश्नर को फोन लगा रहा हूं। अगर तुम लोग अगले 1 मिनट में यहां से गायब नहीं हुए तो पूरी जिंदगी जेल में सड़ोगे। पुलिस और कमिश्नर का नाम सुनते ही वे गुंडे दुम दबाकर वहां से भाग खड़े हुए। सुधा ने जब आर्यन को देखा तो वह बुरी तरह घबरा गई। उसे लगा कि साहब ने उसे यहां भी पकड़ लिया। उसने जल्दी से अपना पल्लू ठीक किया और सिर झुकाकर खड़ी हो गई। साहब, आप? मुझे माफ कर दीजिए साहब, मैं चोरी नहीं करना चाहती थी। वो बस बचा हुआ खाना था जो कूड़े में जाने वाला था। सुधा की आवाज कांप रही थी। उसकी आंखों से टप टप आंसू गिर रहे थे। आर्यन ने बहुत ही धीमी और नम आवाज में पूछा, सुधा, तुम ये सब क्यों करती हो? तुम खुद दिन भर मेरे घर में काम करती हो, खुद सूखी रोटी खाती हो और मेरे घर का बचा हुआ खाना इन बच्चों के लिए लाती हो। ये बच्चे कौन हैं तुम्हारे? और फिर सुधा ने एक ऐसी कहानी सुनाई जिसने आर्यन के दिल को झकझोर कर रख दिया। सुधा ने कहा, साहब, ये बच्चे मेरे नहीं हैं, लेकिन इनका दर्द मेरा अपना है। 5 साल पहले मेरा भी एक बेटा था, राजू। वह भी बिल्कुल इन बच्चों जैसा प्यारा था। साहब, एक दिन मेरे पास उसे खिलाने के लिए एक दाना भी नहीं था। मैं बीमार थी, काम पर नहीं जा पाई। मेरा राजू भूख से रोता रहा, बिलखता रहा और मैं बदनसीब मां उसे पानी पिला पिलाकर सुलाती रही। लेकिन अगली सुबह वह कभी नहीं उठा साहब। भूख ने मेरे बच्चे की जान ले ली। सुधा फूट फूट कर रोने लगी। उस दिन मैंने अपने मरे हुए बेटे की कसम खाई थी कि जब तक मैं जिंदा हूं मेरी नजर के सामने कोई भी बच्चा भूख से नहीं मरेगा। साहब, आप अमीर हैं, आपको शायद नहीं पता कि भूख क्या होती है। भूख एक ऐसी आग है जो इंसान को अंदर से जला देती है। मैं आपके घर से कीमती सामान नहीं चुराती, मैं तो बस वो खाना उठा लाती हूं जिसे आप लोग फेंक देते हैं। आर्यन सुन रहा था। उसके गालों पर कब आंसू बहने लगे उसे पता ही नहीं चला। वह आदमी जो करोड़ों के सौदे करते वक्त पलक नहीं झपकाता था, आज एक नौकरानी के सामने खुद को बहुत छोटा महसूस कर रहा था। उसे अपने सूट बूट और अपनी दौलत पर शर्म आने लगी। उसे लगा कि असली अमीर तो सुधा है जिसके पास कुछ नहीं है, फिर भी वह देने का इतना बड़ा जिगर रखती है। आर्यन ने झुककर सुधा के दोनों हाथ अपने हाथों में ले लिए। सुधा, मुझे माफ कर दो। मैं अंधा था। मैं पैसों के घमंड में इतना चूर था कि मुझे तुम्हारी ममता दिखाई नहीं दी। मैंने तुम्हें चोर समझा, जबकि तुम तो एक देवी हो। सुधा हैरान थी। उसके मालिक, जो कभी किसी से ठीक से बात नहीं करते थे, आज उसके सामने रो रहे थे। आर्यन ने अपनी जेब से अपना पर्स निकाला। उसमें जितने भी नोट थे, 50,000, 1 लाख, सब निकालकर सुधा के हाथ में रख दिए। ये रखो सुधा, आज इन बच्चों को ढाबे से भरपेट खाना खिलाओ। और सुनो, कल से तुम्हें मेरे घर से चोरी छिपे खाना लाने की जरूरत नहीं है। सुधा डर गई। साहब, क्या आप मुझे काम से निकाल रहे हैं? आर्यन ने सिर हिलाया। नहीं सुधा, कल से एक नई शुरुआत होगी, लेकिन एक वादा करो, तुम मुझे भी अपने इस नेक काम में शामिल करोगी? सुधा कुछ समझ नहीं पाई, लेकिन उसने हां में सिर हिला दिया। आर्यन उस रात घर तो लौटा, लेकिन वह बदल चुका था। वह रात भर सो नहीं पाया। उसकी आंखों के सामने बार बार उन भूखे बच्चों के चेहरे और सुधा के आंसू आ रहे थे। उसे लग रहा था कि उसका इतना बड़ा बंगला और इतना सारा पैसा बेकार है अगर वह किसी के काम ना आ सके। अगली सुबह जब सुधा काम पर आई तो वह बहुत डरी हुई थी, लेकिन जैसे ही वह रसोई में घुसी वह हैरान रह गई। रसोई में घर का मुख्य रसोइया बड़े बड़े बर्तनों में शाही पनीर, दाल मखनी और पुलाव बना रहा था। खुशबू से पूरी रसोई महक रही थी। सुधा ने डरते हुए पूछा, महाराज जी, आज कोई दावत है क्या? इतना सारा खाना क्यों बन रहा है? रसोइया मुस्कुराया और बोला, अरे सुधा, तुझे नहीं पता, साहब ने ऑर्डर दिया है कि आज से रोज सुबह 50 बच्चों का ताजा और पौष्टिक खाना बनेगा, और वह भी सबसे बेस्ट क्वालिटी का। साहब ने कहा है कि यह खाना तुम उन बच्चों के लिए ले जाओगी। अब से बासी खाना बंद। सुधा की आंखों से टप टप आंसू गिरने लगे। उसने मन ही मन आर्यन को भगवान की तरह पूजा। आर्यन ने सिर्फ पैसे नहीं दिए थे, उसने उन बच्चों को इज्जत दी थी। लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी थी। 2 दिन बाद रविवार को स्वर्ण विला में एक बहुत बड़ी पार्टी रखी गई। शहर के बड़े बड़े अमीर लोग, नेता और आर्यन के बिजनेस पार्टनर आने वाले थे। घर को फूलों और रोशनी से सजाया गया था। हर तरफ महंगे इत्र की खुशबू थी। विदेशी शराब और तरह तरह के पकवान परोसे जा रहे थे। सुधा को भी आज ज्यादा काम के लिए रोका गया था। उसे मेहमानों को जूस सर्व करने का काम दिया गया था। सुधा ने अपनी सबसे साफ सूती साड़ी पहनी थी, लेकिन उन रेशमी गाउन और महंगे सूट वाले लोगों के बीच वह बिल्कुल अलग और गरीब लग रही थी। पार्टी के बीच में एक बेहद अमीर महिला मिसेज मल्होत्रा अपनी सहेलियों के साथ खड़ी जोर जोर से हंस रही थीं। मिसेज मल्होत्रा बहुत घमंडी थीं। उन्होंने सफेद रंग का लाखों रुपये का गाउन पहना था और गले में हीरे का हार था। सुधा उनके पास जूस की ट्रे लेकर गई। तभी अचानक किसी बच्चे ने दौड़ते हुए सुधा को धक्का मार दिया।
सुधा का संतुलन बिगड़ गया। उसके हाथ से अनार के जूस का एक गिलास सीधा मिसेज मल्होत्रा के सफेद गाउन पर जा गिरा। मेरा गाउन! मिसेज मल्होत्रा चिल्लाईं। पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। डीजे का म्यूजिक बंद हो गया। सबकी नजरें उस कोने पर टिक गईं। सफेद गाउन पर लाल दाग ऐसे चमक रहा था जैसे खून हो। मिसेज मल्होत्रा का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उन्होंने आव देखा नताव सबके सामने सुधा को एक जोर का धक्का दिया। सुधा बेचारी जमीन पर गिर पड़ी और ट्रे के कांच उसके हाथ में चुभ गए। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मिसेज मल्होत्रा चीखीं। 2 टके की नौकरानी! तुम्हें पता है यह गाउन कितने का है? तुम्हारी पूरी जिंदगी की कमाई और तुम्हारे खानदान की कमाई भी मिल जाए तो भी तुम इसे नहीं खरीद सकती। अंधी हो क्या? गंवार कहीं की! सुधा हाथ जोड़कर रोने लगी। मेम साहब, गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए, मेरा पैर फिसल गया था। लेकिन मिसेज मल्होत्रा का गुस्सा शांत नहीं हुआ। उन्होंने सुधा की पुरानी साड़ी की तरफ इशारा किया और हंसते हुए बोली, आर्यन भी पता नहीं कहां कहां से नौकर उठा लाता है। देखो इसे, कैसी गंदी और बदबूदार लग रही है। ऐसे फटेहाल लोग हम जैसे स्टैंडर्ड वाले लोगों के बीच क्या कर रहे हैं? इसे धक्के मारकर बाहर निकालो, वरना मैं अभी पुलिस को बुलाऊंगी। बाकी मेहमान भी दबी जुबान में हंसने लगे। कोई कह रहा था, अरे इन गरीबों को तमीज कहां होती है, तो कोई कह रहा था, पार्टी का मजा खराब कर दिया। सुधा अपमान के बोझ तले जमीन में गड़ी जा रही थी। वह खून बहते हाथ के साथ फर्श को साफ कर रही थी। उसे अपनी गरीबी पर इतनी शर्म आ रही थी कि वह मर जाना चाहती थी। तभी भीड़ को चीरते हुए आर्यन खन्ना आगे आया। सबके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। मिसेज मल्होत्रा ने सोचा कि अब आर्यन आएगा और इस नौकरानी को थप्पड़ मारकर घर से निकाल देगा। आखिर आर्यन खन्ना को अपनी इज्जत और रुतबा सबसे प्यारा था। आर्यन सुधा के पास जाकर रुका। उसने एक बार मिसेज मल्होत्रा को देखा और फिर जमीन पर बैठी सुधा को। आर्यन ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। नहीं, थप्पड़ मारने के लिए नहीं, बल्कि सुधा को उठाने के लिए। पूरा हॉल हैरान रह गया। आर्यन ने सुधा का हाथ पकड़ा और उसे बड़े सम्मान के साथ खड़ा किया। उसने अपनी जेब से रुमाल निकाला और सुधा के हाथ से बहते खून को पोंछा। फिर आर्यन घूमा। उसकी आंखों में वह आग थी जिसे देखकर मिसेज मल्होत्रा के पसीने छूट गए। आर्यन की आवाज हॉल में गूंजी, मिसेज मल्होत्रा, अपनी जुबान को लगाम दीजिए। मिसेज मल्होत्रा हकलाने लगी। पर आर्यन, इसने मेरा लाखों का गाउन! भाड़ में गया आपका गाउन! आर्यन चिल्लाया। आपने अभी जिस औरत को गंदी और 2 टके की कहा है, उसका दिल हम सब की दौलत से ज्यादा कीमती है। आप अपने शरीर पर लाखों का कपड़ा पहनती हैं, लेकिन यह औरत अपने हिस्से का खाना बचाकर अनाथ बच्चों का पेट भरती है। आप पार्टी में खाना बर्बाद करती हैं और यह दूसरों की जान बचाती है। आर्यन ने सुधा के कंधे पर हाथ रखा और कहा, मुझे शर्म आती है कि मैंने आप जैसे पत्थर दिल लोगों को अपना दोस्त बनाया। सुधा मेरे घर की नौकरानी नहीं है। आज से सुधा मेरे घर की मालकिन के बराबर है। सबके मुंह खुले के खुले रह गए। मालकिन? आर्यन, ये क्या कह रहा है? आर्यन ने माइक हाथ में लिया और एक ऐसा ऐलान किया जिसने सबके होश उड़ा दिए। आज मैं, आर्यन खन्ना, सबके सामने यह घोषणा करता हूं कि मेरी कंपनी का 50% मुनाफा अब से एक नए फाउंडेशन में जाएगा और उस फाउंडेशन का नाम होगा राजू मेमोरियल फाउंडेशन। और इस फाउंडेशन की चेयरमैन कोई और नहीं बल्कि श्रीमती सुधा होंगी। क्या? एक नौकरानी को चेयरमैन? एक साधारण सी औरत को इतनी बड़ी जिम्मेदारी? मिसेज मल्होत्रा शर्म के मारे पानी पानी हो गईं। जिस औरत को उन्होंने धक्के मारे थे, आज वही औरत इस महफिल की सबसे खास इंसान बन गई थी। अगले कुछ हफ्ते स्वर्ण विला के लिए पूरी तरह बदल गए। जिस घर में पहले सिर्फ पार्टियों की आवाजें आती थीं, अब वहां फाइलों, फोन की घंटियों और समाज सेवा की बातें गूंजने लगी थीं। आर्यन ने अपने घर के एक बड़े हॉल को ऑफिस बना दिया था। सुधा अब रसोइया नहीं थी। उसे अब झाड़ू पोंछा नहीं करना पड़ता था। वह अब आर्यन के साथ बड़ी बड़ी मेज पर बैठती थी। आर्यन ने उसके लिए शहर के सबसे अच्छे टीचर्स और मैनेजर बुलाए थे, जो उसे समझा रहे थे कि अनाथ बच्चों के लिए स्कूल और हॉस्पिटल कैसे बनाने हैं। सुधा बहुत होशियार थी। उसने बहुत जल्दी सब कुछ सीख लिया। उसकी आंखों में अब डर नहीं, बल्कि एक नया आत्मविश्वास था। लेकिन एक चीज थी जो नहीं बदली थी। सुधा आज भी वही पुरानी घिसी हुई सूती साड़ी पहनती थी। भले ही वह अब चेयरमैन थी, लेकिन उसका पहनावा वही था, फटी हुई चप्पल और सादा पल्लू। एक शाम आर्यन ऑफिस से घर आया। उसके हाथ में कई सारे शॉपिंग बैग थे। उसने सुधा को बुलाया। सुधा, इधर आओ, आर्यन ने मुस्कुराते हुए कहा। सुधा आई। जी साहब। आर्यन ने बैग मेज पर रखे। देखो, मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूं। अब तुम एक बड़ी फाउंडेशन की मालकिन हो। तुम्हें बड़े बड़े लोगों से मिलना पड़ता है। ये पुरानी साड़ी अब तुम पर अच्छी नहीं लगती। मैंने तुम्हारे लिए शहर की सबसे महंगी रेशमी साड़ियां और कुछ डिजाइनर सूट मंगवाए हैं। कल मीटिंग में तुम यही पहनोगी। आर्यन को लगा कि सुधा खुश हो जाएगी। आखिर किस औरत को नए कपड़े और गहने पसंद नहीं होते। लेकिन सुधा ने उन चमचमाते कपड़ों को हाथ तक नहीं लगाया।
वह चुपचाप खिड़की के पास जाकर खड़ी हो गई और बाहर डूबते सूरज को देखने लगी। आर्यन हैरान था। वह उसके पास गया। क्या हुआ सुधा, तुम्हें रंग पसंद नहीं आए? सुधा की आंखों में एक अजीब सी गहराई थी। उसने धीरे से अपनी पुरानी साड़ी के पल्लू को मुट्ठी में भींचा और बोली, साहब बुरा मत मानिएगा, लेकिन मैं ये महंगे कपड़े नहीं पहन सकती। पर क्यों? आर्यन ने पूछा। सुधा ने आर्यन की आंखों में देखते हुए कहा, साहब ये फटी हुई साड़ी मुझे याद दिलाती है कि मैं कौन हूं और कहां से आई हूं। ये मुझे मेरे बेटे राजू की याद दिलाती है। अगर मैं कल रेशम पहन लूंगी तो शायद मुझे मखमल की आदत लग जाएगी, और जिस दिन मुझे मखमल की आदत लग गई उस दिन मैं उन अनाथ बच्चों का दर्द भूल जाऊंगी जो आज भी फटे कपड़ों में ठंड से ठिठुर रहे हैं। मैं नेता नहीं बनना चाहती साहब, मैं बस उनकी मां बनकर रहना चाहती हूं। सुधा की बात सुनकर आर्यन सन्न रह गया। उसके रोंगटे खड़े हो गए। आर्यन ने आज तक सिर्फ उन महिलाओं को देखा था जो पार्टी में अपनी ड्रेस और ज्वेलरी का दिखावा करती थीं, लेकिन उसके सामने खड़ी यह साधारण सी औरत विचारों के मामले में किसी महारानी से भी बड़ी थी। आर्यन का दिल जोर से धड़कने लगा। यह वह पल था जब आर्यन के दिल में सुधा के लिए इज्जत प्यार में बदलने लगी थी। उसने सुधा का हाथ धीरे से अपने हाथों में लिया। यह पहली बार था जब आर्यन ने सुधा को इस तरह छुआ था। सुधा, आर्यन की आवाज भारी हो गई थी, तुमने मुझे इंसान बनना सिखाया है। मेरी सारी दौलत तुम्हारे इस एक विचार के सामने मिट्टी है। मुझे डर लगता है कि कहीं तुम अपनी इस अच्छाई के साथ मुझसे बहुत दूर न निकल जाओ, जहां मैं तुम्हें छू भी न सकूं। सुधा ने चौंक कर आर्यन को देखा। साहब आप क्या कह रहे हैं? मैं तो बस आपकी एक छोटी सी कार्यकर्ता हूं। नहीं सुधा, आर्यन ने दृढ़ता से कहा, तुम सिर्फ कार्यकर्ता नहीं हो, तुम मेरी रोशनी हो। तुम्हारे बिना यह स्वर्ण विला फिर से पत्थरों का मकान बन जाएगा। मुझे तुम्हारी 100% आवश्यकता है, जरूरत है। उस रात दोनों ने घंटों बातें की। सुधा ने अपने बचपन की, अपने गांव की और अपने बेटे राजू की बातें बताईं। आर्यन बस उसे सुनता रहा। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसे जिंदगी का असली मकसद मिल गया हो। आर्यन ने फैसला कर लिया था। उसे अब अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला लेना था। वह नहीं चाहता था कि सुधा सिर्फ एक चेयरमैन बनकर रहे। वह उसे अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना चाहता था। समय का पहिया घूमा और देखते ही देखते 1 साल बीत गया। आज दिल्ली के सबसे बड़े ऑडिटोरियम में राष्ट्रीय सेवा सम्मान समारोह था। हॉल खचाखच भरा हुआ था। सबसे आगे वाली पंक्ति में आर्यन खन्ना बैठा था, लेकिन आज वह अकेला नहीं था। उसके बगल में वे सारे बच्चे बैठे थे जो कभी पुल के नीचे भीख मांगते थे। आज उन बच्चों ने साफ सुथरे स्कूल यूनिफॉर्म पहने थे और उनके चेहरों पर चमक थी। तभी माइक पर नाम गूंजा, श्रीमती सुधा देवी। पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। सुधा मंच पर आई। सुधा ने माइक संभाला। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने कांपती आवाज में कहा, जब मैं छोटी थी मुझे लगता था कि अमीर लोग पत्थर के होते हैं और हम गरीब सिर्फ उनकी सेवा के लिए बने हैं। लेकिन आर्यन साहब ने मुझे मेरा खोया हुआ वजूद वापस दिया। उन्होंने मुझे सिखाया कि एक झाड़ू पकड़ने वाला हाथ भी दुनिया बदल सकता है। यह अवार्ड मेरा नहीं है, यह उन हजारों आर्यन का है जो गरीबों की मदद करते हैं। सुधा की बात सुनकर सबकी आंखें नम हो गईं। तभी आर्यन अपनी सीट से उठा और धीरे धीरे मंच की सीढ़ियां चढ़कर सुधा के पास गया। आर्यन ने सबके सामने बहुत ही संजीदगी से कहा, सुधा ने कहा कि मैंने इसे वजूद दिया, लेकिन सच तो यह है कि सुधा ने मुझे इंसान बनाया है। मेरे पास दौलत थी, घर था, गाड़ियां थीं, लेकिन मैं अंदर से खाली था। सुधा ने मेरे इस खालीपन को एक मकसद से भर दिया। फिर आर्यन ने वह किया जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। उसने सबके सामने हजारों कैमरों और लोगों के बीच सुधा का हाथ अपने हाथों में ले लिया। सुधा, आर्यन ने प्यार से कहा, तुमने हजारों अनाथ बच्चों को मां का प्यार दिया है, तुमने मेरे फाउंडेशन को संभाला है, लेकिन आज मैं तुमसे कुछ और मांगना चाहता हूं। मैं अब इस मिशन को और अपनी जिंदगी को तुम्हारे बिना आगे नहीं ले जाना चाहता। क्या तुम सिर्फ राजू मेमोरियल फाउंडेशन की ही नहीं, बल्कि इस आर्यन खन्ना की जीवन संगिनी बनोगी? क्या तुम मुझसे शादी करोगी? सुधा सन्न रह गई। उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि एक अरबपति मालिक अपनी ही रसोइया के सामने शादी का प्रस्ताव रखेगा। यह सिर्फ 2 लोगों का मिलन नहीं था, यह अमीरी और गरीबी के बीच की दीवार का गिरना था। सुधा ने रोते हुए धीरे से सिर हिलाया और हां कह दिया। पूरा हॉल खड़े होकर तालियां बजाने लगा। दोस्तों, आपको आर्यन और सुधा की यह अनोखी प्रेम कहानी कैसी लगी? क्या आपको भी लगता है कि इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइए।